हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना, तो आपके आंसर्स में कुछ तो खास बात होनी चाहिए जो टीचर को लगे कि यार ये तो बच्चा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसको कॉपी चेक करने में कम समय लगे, उसको कॉपी में हर्डल ना हो, आपकी कॉपी इजीली चेक करता जाए। टीचर को भी अच्छा लगता है कि राइट की धुन लग गई तो राइट 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 वो नंबर देता है। तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एटलीस्ट पूरे की पूरी शीट में 3 से 4 डायग्राम्स जरूर हों। बच्चे सोचते हैं सर क्वेश्चन में मांगा नहीं है। बेटा, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है और तुम्हें उसका सही डायग्राम बनाना आता है, तो मांगे चाहे ना मांगे अपने आंसर्स को बेहतर करने के लिए आप डायग्राम जरूर 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 बनाओ। डायग्राम में समझाना आसान है। टीचर आपकी लैंग्वेज में गलती निकाल सकता है, डायग्राम में गलती निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपको आता है लिखने में तो उसको लगेगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वर्ड ऐसा है, ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा। डायग्राम देख के आपको नंबर दे देगा। तो आज मैं नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे डायग्राम, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी आप सोचोगे भी नहीं उतने डायग्राम अच्छे से बहुत मेहनत से क्लास बनाए हैं। अच्छे से मैं पूरे के पूरे डायग्राम की वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को। आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और एक डायग्राम को समझो, जो कि बहुत जरूरी है आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। साथ में आपको ये भी बताता हूं कि आपने आंसर्स में करना क्या है। देखो, डायग्राम का जो साइज है ना वो बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लास आपका पेज ये है, शीट आपकी ऐसी आती है, देखना आपके कितना नीट एंड क्लीन लगता है। आपका आंसर है, फिर आपने क्लास दो तीन एक पैराग्राफ लिखा, एक लाइन छोड़ के, बहुत ज्यादा लाइन नहीं छोड़ी, एक लाइन छोड़ के गैप देख के फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर इस तरीके से आपका आंसर खत्म हुआ। आपकी पूरी शीट थी, आपने उसको सिर्फ इतने में लिया 40-50% में, तो आपका जो आंसर है वो लेंथी हो गया और पॉइंट टू पॉइंट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आंसर राइटिंग कैसे करने वो तो मैं कल बताऊंगा ही। ठीक है, उसके बाद ये है क्लास डायग्राम का स्पेस। आप यहाँ पे एक डायग्राम दे दो, आप ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपका डायग्राम के बाद बनता स्पेस लगता है तो आप यहाँ भी उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो लिखने वाला। लेकिन जब भी डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, उसमें क्लास एक्सिस जरूर लिखा करो कि ये एक्स एक्सिस है। अब इस तरीके से नहीं, डायग्राम इतना ही है, वो स्पेस मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये स्पेस में, ऐसा मत सोचना कि आपको वाई एक्सिस, ये बनाना सिर्फ इतना ही है। लेकिन इतना छोटा मत बनाना, जितना बड़ा मैंने अभी दिखाया था ना आपको, इतना बड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा, इतना बड़ा डायग्राम होना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे 0। ठीक है, इसके बीच में डायग्राम इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा आइडेंटिकल साइज का डायग्राम, जो बहुत बड़ा ना लगे बहुत छोटा ना लगे। तो सारे के सारे डायग्राम अच्छे से एक एक करके बनाते हैं पूरा का पूरा। और इसे बिफोर एग्जाम जरूर देख लेना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप वाला डायग्राम बहुत जरूरी है। डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला डायग्राम बहुत जरूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कराने वाला हूँ वो डायग्राम बहुत जरूरी, तो अच्छे से देखना क्लास। ठीक है, और कल सुबह लाइव मिलते हैं, पूरा मैक्रो अच्छे से रिवाइज करते हैं, परसों इंडियन करते हैं, और फिर देन आपका पेपर अच्छा जाएगा भगवान की दुआ से। ये क्लास मेरी विशेष मेरे प्रेयर्स में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास, स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे डायग्राम। इसके अंदर ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। सर्कुलर फ्लो के अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पे है हाउस होल्ड और यहाँ पे है फर्म। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और फर्म इसके बदले लैंड पे देता है रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मालिक को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। आप एग्जामिनेशन में इसको पूरा लिखोगे, कहीं पे कोई शॉर्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विसेज, फर्म ने दिया फैक्टर पेमेंट, फिर फर्म ने सामान बना के इनको बेचा गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इन्होंने उसके लिए किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और ये फैक्टर पेमेंट है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। जबकि ये जो फैक्टर सर्विसेज है इसको रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी रियल या फिजिकल फ्लो। तुमको पूरा का पूरा एकदम रिवीजन सा हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिर्फ मैं आपको ये डायग्राम दिखा नहीं रहा, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये बताया। तो इस तरीके से क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो सिर्फ आपने क्लास इतना ध्यान रखना है और इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि हाउस होल्ड ये देता है, इसके बदले में ये देता है, फिर ये सामान बेचता है गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि पैसे देते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के। तो फर्म से हाउस होल्ड के पास इनकम आई, फिर वापस चली गई। क्लास दिस फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्या इसे गोलाकार बनाना जरूरी है ओवल शेप में, क्या हम ऐसे ऐसे नहीं बना सकते इस तरह से रेक्टेंगल में? तो आंसर इज यस, आप कैसे भी बना सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। जरूरी नहीं सर्कुलर फ्लो का मतलब गोलाकार ही होता है। यहाँ पे सेंस ये है कि जहां से आपने कमाया वहीं पे क्लास आपने पेमेंट भी कर दिया। अब अग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एडी के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला है एडी, अग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये आई जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन है।
सी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन आपका बढ़ता चला जाएगा, दोनों को जोड़ोगे एडी आएगा, ये है आई, ये है सी एडी, और दोनों के बीच का जो वर्टिकल गैप है इसको बोलते हैं आई, ये है एग्रीगेट डिमांड। आप पूरे पूरे सिलेबस में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, डायग्राम जब भी किसी का बना रहे हो, वाई एक्सिस पे ये लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ का है, एक्स एक्सिस पे ये लिखा होना चाहिए किस चीज़ का है। एडी और एएस एब्रिब्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, एडी एएस चलता है, ये वैलिड है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में ये अंडरस्टैंडेबल है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये हो गया एडी का फॉर्मूला, मैंने एडी का डायग्राम मैंने आपको आई बना के दिखाया, मैंने आपको सी बना के दिखाया, सी प्लस आई को जोड़ा तो ये क्या आ गया क्लास, एडी एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, ध्यान रखना सी प्लस एस, और ये 45 डिग्री लाइन है क्योंकि यहाँ भी ए एस है, ए एस को ही वाई बोलते हैं क्योंकि ए एस जो है वो वाई के बराबर होता है। ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस, सो ए एस इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आ गया लेवल ऑफ इनकम, और यहाँ पे भी इनकम है, दोनों जगह बराबर बराबर है, तो ए एस बाइसेक्ट करेगा, 45 डिग्री लाइन बनाएगा, ये हो गया ए एस। सी आपने बनाया थोड़ा ऊपर से, सी कभी जीरो से नहीं बनता क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है जिसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। भले आप कमाओ चाहे ना कमाओ, फिर भी थोड़ी बहुत कंजप्शन करोगे जीवन व्यापन के लिए, जिसके लिए पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स मेन सोर्सेस हैं। तो ये हो गया क्लास ऑटोनोमस कंजप्शन डिनोटेड बाय ए बार, कुछ टीचर्स को सी बार से भी कराते हैं, दोनों ठीक है। ये हो गया क्लास एक्स। अच्छा, जहां पे ये सी और वाई दोनों कट करेंगे, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। एडी ए एस जहां पे इक्वल आता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट जहां पे सी और ए एस यानी कि वाई, मतलब मैं जितना कमा रहा हूं उतना ही मैं खर्च कर रहा हूं, 100 कमाया 100 खर्च कर दिया, सेविंग्स इज जीरो, तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे तुम देखोगे सेविंग्स जीरो है। सेविंग का डायग्राम जब भी बनाओगे हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरी इनकम जीरो है, अगर मेरी इनकम जीरो है, मैं खर्च कर रहा हूँ 100 रुपये, तो ऑब्वियसली मेरी बचत -100 होगी। अगर मेरी इनकम जीरो है, मैं फिर भी 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो कहाँ से खर्च कर रहा हूँ, अपनी पुरानी सेविंग से निकाल के, तो सेविंग -100। तो इसीलिए ये अगर 10 से शुरू है तो ये भी 10 से ही शुरू होगा। आप देखोगे ये ए बार प्लस का और माइनस के ए बार, क्योंकि नीचे है वाई एक्सिस में, तो ये माइनस का है, यहाँ से एस निकालोगे, इस पॉइंट से छू के निकलेगा एस, तो आप देखोगे एस जीरो है यहाँ पे। तो जब y और c आपस में बराबर हो गए उस टाइम पे s जीरो हो गया, और जो y c के बराबर होता है तो apc 1 होता है, aps 0 होता है। तो इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा और मैं डीपली जाऊं, तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में अगर आप देखो ऊपर है कंजप्शन, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्या है क्लास, डिस सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है। अब यहाँ पे सेविंग्स क्या है क्लास, पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं सेविंग्स। आप देखो सेविंग नीचे है, नेगेटिव में है, तो ये डिस सेविंग्स हो गया, और ये ऊपर में जो सेविंग्स है उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो ये हो गया क्लास ए एस सी प्लस एस, और वैसे अगर आप चाहो आप ए एस का सीधा डायग्राम बना सकते हो, ये हो गया ए एस। अगर टीचर आपको बोलता है कि ए एस का डायग्राम बनाओ तो इस तरीके से होता है ए एस 45 डिग्री से, लेकिन मैंने तुम्हें सी प्लस एस दोनों को जोड़कर ए एस का डायग्राम दिखा दिया। आई होप क्लास से हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसे एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, तो लिखोगे इन एक्सिस, एक्स एक्सिस शोज लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस शोज ए डी ए एस या जो भी आपने यहाँ बनाया है, ठीक है। सी शोज कंजप्शन कर्व, एस शोज सेविंग कर्व, ए एस इज 45 डिग्री लाइन विच शोज एग्रीगेट सप्लाई। द पॉइंट, इसका नाम दे देना कोई ई, या फिर इसका नाम दे दो क्लास बी। पॉइंट बी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, बी शोज ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर इनकम इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्लास जो लाइन लिखी गई है, एस क्या है, ए एस क्या है, ए डी क्या है, ए एस क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इसी बात को लिख के आपने 3 से 4 लाइन एक्सप्लेन करना है जब आपको किसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा तब, राइट। नेक्स्ट है एपीसी। आप सबको फॉर्मूला पता है एपीसी का, सी अपॉन वाई, और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई। तो देखो ये रहा सी, ठीक है, ये सी है, यहाँ से यहाँ तक क्लास क्या है, पूरा का पूरा वाई, तो ये है वाई और ये है सी, तो इसी को सी अपॉन वाई करेंगे तो एपीसी आएगा, इसीलिए क्लास इस डायग्राम का नाम है एपीसी। एपीएस में आप एस लाइन बनाओगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, वाई है, और यहाँ से यहाँ ये एस लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक एस, तो ये हो गया एपीएस, एपीसी और एपीएस। वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में सारे डायग्राम बना लो अच्छे से। एक एक बच्चे को प्लीज़ शेयर कर दो अपने क्लास में, ट्यूशन में। चीज़ें लोग करके नहीं जाते, मैंने इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर सारे डायग्राम ए टू जेड सब डायग्राम को रख दिया ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो आपने वही सी बनाना है, वही एस बनाना है, फर्क ये है यहाँ पे एक लाइन और खींचोगे आप। तो अब ये जो चेंज दिख रहा है क्लास आपको, ये जो चेंज, ये है डेल्टा वाई, और ये जो चेंज दिख रहा है डेल्टा सी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन
डेल्टा वाई। सिमिलरली ये सेविंग है, आपने एक लाइन यहाँ से खींचा, एक लाइन और आपने यहाँ से खींचा। अब ये जो गैप दिख रहा है डेल्टा वाई, ये जो गैप है डेल्टा एस, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई जो आ गया, ये आ गया एम पी एस। तो एम पी सी क्लियर हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस क्लियर हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया पूरा का पूरा एम पी सी और एम पी एस। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा आता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। तो आपने देखना है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेवल ऑफ इनकम सी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया क्लास 45 डिग्री लाइन। अब यहाँ अगर ए बार आपने +20 लिखा है तो ध्यान रखना नीचे जो आप सेविंग लाइन बनाओगे तो ये लिखोगे -20। जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहीं से ये भी शुरू होगा। जहाँ वाई सी दोनों बराबर है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे तुमको दिखेगा S = 0। तीसरी बात आपने ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ सी कर्व, स्लोप ऑफ सी कर्व को बोलते हैं MPC, स्लोप ऑफ एस कर्व को बोलते हैं MPS। 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व, 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ सी कर्व, यानी 1 माइनस MPC MPS, 1 माइनस MPS MPC। तो ये डायग्राम आप तब बनाते हो और 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे, 3 नंबर 4 नंबर में आता है डेरिवेशन ऑफ, डेराइव कर रहे हो सेविंग कर्व को फ्रॉम कंजप्शन कर्व। तुमको कंजप्शन कर्व दे रखा है, उसकी मदद से तुम सेविंग कर्व निकाल रहे हो। तुम्हें 2 बातों को ध्यान रखना है, जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से ये शुरू होगा, ये जहां पे बराबर है उस कॉरेस्पॉन्डिंग पे लाइन को छू के निकलेगा, तो बस इसी को निकाल दिया आपने, बन गया सेविंग कर्व। और ये जो माइनस का है ये डिस सेविंग से, ये प्लस का है सेविंग से, तो हमने अभी बात कर ली थी पहले ही। तो वही है सेम, बस यहाँ पे अलग अलग करके दिखाना है और वहां पे मैंने एक साथ दिखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट है, इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कांस्टेंट है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है और ये हो गया क्लास आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैंने दोनों का इकट्ठा बना के दिखा दिया, बट आप पेपर में एडीएएस आता है तो एडीएएस दिखाओगे, एसआई अप्रोच आता है तो एसआई दिखाओगे। अंडर एडीएएस अप्रोच ये आपने बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एडीएएस पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, एस हमेशा 45 डिग्री से बनाओगे। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं क्लास? फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, ठीक है, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम में है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, इसे बोलते हैं क्लास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों ध्यान रखना, अगर एडीएएस के बराबर है तो अपने आप ही एसआई के बराबर हो जाएगा। कैसे? एडीएएस, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का सी प्लस एस, सी सी कट गया तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो गया? एस आई के बराबर हो गया। सो अगर एडी एएस के बराबर है तो पक्की बात है सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया एडी एएस अप्रोच, एडी बनाया एएस, बस एडी कभी जीरो से मत बनाना, सी कभी जीरो नहीं होता तो एडी भी कभी जीरो नहीं होगा। अब आते हैं एएस, तो आपने ध्यान रखना है जितना गैप यहाँ उतना ही गैप यहाँ, एस निकालोगे, और जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, ये आई है बीच वाला लाइन, ठीक है, ये आई है, ये एस है, एस आई के बराबर है, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम, और ये पॉइंट है क्लास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, आई क्लास बात समझ, ये हो गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, और जहां पे एडीएस पे इक्विलिब्रियम है सेम पॉइंट पे एसआई में भी इक्विलिब्रियम होगा। बात तो बराबर है ना, एडीएस और एसआई सेम चीज है। नेक्स्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां डिमांड कम होती है। तो पहले आपने मेन डायग्राम बनाना है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये बन गया एएस, ये बन गया एडी, ये मेन डायग्राम बन गया। फिर आपने डॉट डॉट लाइन में एडी को नीचे करना है, नीचे बनाना है क्लास, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में एडी नीचे होगा। तो जो ये एक्चुअल एडी है ना, ये मेन एडी से नीचे होगा, ये एक्चुअल जो है वो नीचे है, तो एक्चुअल नीचे आ गई लाइन, तो इसको बोलते हैं एडी डैश। और ये दोनों एडी की जो बीच का गैप है ना, ये वाला गैप, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो ई डैश है, ये जो ई डैश है देख रहे हो क्लास, ये नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हो गया डिफ्लेशन गैप। इस पॉइंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ये हो गया एएस, ये हो गया एडी, ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। डेफिशिएंट डिमांड में एडी नीचे बनेगा, ये हो गया एडी डैश, और ये ई डैश हो गया, दोनों एडी के बीच का गैप डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो पॉइंट हो गया इसको बोलते हैं क्लास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सेम देखो क्लास, मैंने छोटा सा यहाँ पे बना के आपको
दिखा दिया इस तरीके से पेपर में, ज़्यादा छोटा नहीं बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, मतलब 40% पेज पे राइट साइड आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या एक्सिस डिमांड। अब एक्सिस डिमांड किसको कहते हैं? एक्सिस डिमांड जहाँ पे एडी ज़्यादा है, जहाँ पे एडी ज़्यादा है एएस से। डेफिशिएंट डिमांड में जहाँ पे एडी जहाँ पे एडी कम था एएस से, एक्सिस डिमांड में एडी ज़्यादा है। तो अब क्या करोगे, सेम डायग्राम बनाओगे, एडी को ऊपर की तरफ ले जाओगे, एडी डैश, और दोनों एडी के बीच का जो ये गैप है ना, इसको बोलते हैं इनफ्लेशनरी गैप, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब ये जो नया पॉइंट आया उसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कैसे? ये हो गया एएस, ये हो गया एडी, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब एडी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एडी डैश हो गया, ये हो गया क्लास ई डैश, और दोनों एडी के जो बीच का गैप है उसको बोलते हैं इनफ्लेशनरी गैप। और ये जो नया पॉइंट बना ई डैश उसको बोलते हैं फुल बियॉन्ड फुल या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो था अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये हो गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो डायग्राम जब भी बनाओ यहाँ पे एडी एएस वाई इनकम या आउटपुट एक्स जीरो एएस सब चीज़ अच्छे से लिख के बनाना, अगर आपने इसे छोड़ा तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना। तो इसका बनता कैसे, आपने बिल्कुल इक्विलिब्रियम को बनाना है, एएस एडी, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको बढ़ाओ, एडी को ऊपर बढ़ाओ, ये था एडी सी प्लस आई। अब आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, एडी को नहीं, एडी बढ़ाया मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और डाली, ये था एडी, ये भी एडी है, प्लस एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है उसको आप बोलोगे डेल्टा आई। दोनों एडी के जो बीच का गैप है वो क्या है क्लास, आपका डेल्टा आई, दोनों एडी के बीच का गैप। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं क्लास, डेल्टा वाई। तो फॉर्मूला क्या लगेगा क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये रहा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये होगा मल्टीप्लायर। बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस एडी को ऊपर कर दो, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट देखो थोड़ा इतना बढ़ा तो इनकम इतना बढ़ गया, इस चीज़ को शो करने के लिए होता है क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। तो ये सारा का सारा एडीएएस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का था। अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तीन ही चैप्टर में ग्राफ है, नेशनल इनकम का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एडीएएस हो गया, और अगला क्या है क्लास, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बस और किसी में डायग्राम नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड की बात करें तो इस तरीके से बोलता है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डिमांड घटेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ लिखना जरूर, नहीं तो पता क्या चलेगा किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना, सप्लाई इतना, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सप्लाई और बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई घटेगा। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं, वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये लेके प्राइस तक इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये है क्लास एक्सिस सप्लाई, ये है एक्सिस डिमांड। ये जो गैप है ना, बिकॉज डिमांड उठ के यहाँ तक आ गया, सप्लाई और आगे तक जा रहा है, तो ये एक्सिस सप्लाई है, एक्सिस डिमांड है, और ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, तो आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस शोज demand and supply, y axis shows foreign exchange rate, dd is demand curve downwardly sloping, s is supply curve upwardly sloping, point e stands for equilibrium where ad is equal to as। ये हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का डायग्राम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन आता है हाउ इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो उसका क्लास ये डायग्राम बनेगा, फिर इसे आप एक्सप्लेन करोगे। जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी को लेके आते हैं। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के रीजंस ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है। $1 पहले 40 रुपए का था, अब $1 70 रुपए का हो गया, यानी हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी एक्सचेंज रेट के बढ़ने से। तो आपने पहले तो ये डायग्राम बनाना है, ये जो मेन डायग्राम है ना, ये जो मेन डायग्राम है, पहले तो आपको ये बनाना है, पहले आप मेन डायग्राम बनाओगे। उसके बाद दो रीजन है, डिमांड अगर बढ़ेगा तो डेप्रीशिएशन होगा, सप्लाई अगर घटेगा तो डेप्रीशिएशन होगा। तो आपने मेन डायग्राम बना दिया, पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, डिमांड को बढ़ाओ, सप्लाई सेम है, डिमांड अगर बढ़ेगा तो नया पॉइंट ई डैश आएगा, नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट करेगा। तो आप यहाँ से लाइन खींचोगे, देखोगे तो प्राइस ओपी से ओपी डैश हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। पहले 40 था, अब 70 हो गया, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। पहले हमें 40 रुपये चाहिए थे $1 खरीदने के लिए, अब हमें 70 रुपये चाहिए, तो हमारी करेंसी कमजोर हो गई। डिमांड जब भी बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट,
सप्लाई जब भी घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, कोई चीज़ बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, कोई चीज़ घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड बढ़ेगा राइटवर्ड, सप्लाई बढ़ेगा राइटवर्ड, डिमांड घटेगा लेफ्टवर्ड, सप्लाई घटेगा तो भी लेफ्टवर्ड। सप्लाई घट रहा है तो कैसा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो नया पॉइंट है ई डैश, तो ये भी देखो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी घट गई। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, हमें तो प्राइस देखना है। तो ये जो प्राइस है यही है, इसी प्राइस को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट ओपी से बढ़कर ओपी डैश हो गया, या FER1 जो फॉरेन FER जो है वो इंक्रीज हो गया, पहले 50 था अब कितना हो गया, 70 हो गया, पहले 40 था अब 70 हो गया, तो हमारी करेंसी कमजोर हो गई। तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है, डिमांड का बढ़ जाना, डिमांड अगर ज़्यादा करेंगे डॉलर का तो डॉलर महंगा मिलेगा, और सप्लाई अगर कम हो रही है, आ रहा है कम डॉलर, तो भी हमें एक लाख डॉलर क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो ये रीजन है दोनों डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के। अगला है अप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। $1 50 का था, ठीक है, अब वही डॉलर मिल रहा है 40 रुपए का, तो हमें कम रुपए देने पड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट वैल्यू, घट गया, प्राइस घट गया। तो देखो ओपी से ओपी डैश नीचे की तरफ आ गया, इसे पी बोलो या फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलो, बात बराबर है। पहले मेन डायग्राम बनाया आपने, देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, कट गया पॉइंट इक्विलिब्रियम। अब इसकी दो रीजन है, या तो डिमांड कम तो रेट बढ़ेगा, या तो सप्लाई ज़्यादा। तो डिमांड कम हो गया तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डी डैश डी डैश। तो नया पॉइंट ये हो गया ई डैश, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो घट गया, ओपी से ओपी डैश, क्वांटिटी भी घट गई। तो अगर डिमांड बढ़ाओगे और सप्लाई कम होगा तो डेप्रीशिएशन का ये कारण है। एप्रीशिएशन कारण क्या है, डिमांड कम कर रहे हो हमें नीचे डॉलर, और सप्लाई बहुत आ रहा है हमारे पास, तो रेट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो देखो रेट यहाँ पे डायग्राम में भी दिख गया कि रेट कम हो गया, 50 से 40 हो गया। दिस इज कॉल्ड एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या सेम चीज को बोल सकते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहाँ की बात करें, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व को देखो राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया आपने, नया पॉइंट ई डैश ये रहा, तो यहाँ देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बस फॉरेन एक्सचेंज रेट देखना है। तो अगर डिमांड कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा होगा तो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा। ये चार रीजन ध्यान रखना, ये रीजन है डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो, और ये रीजन है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिशिएशन डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, एप्रिशिएशन सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। तो ये थे सारे के सारे डायग्राम। आई होप आपको सारे डायग्राम अच्छे से समझ आ गया और एक क्विक रिवीजन हो गया। तो क्लास अब एग्जामिनेशन में आप आराम से इन सबको लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। लगभग 1 घंटा लगा इन सारे डायग्राम को बनाने में, फिर 10 से 15 मिनट की ये वीडियो, तो प्लीज़ यार मेहनत बहुत होती है। आपका लाइक ही है जो क्लास अंदर की आग जलाए रखता है कि और मेहनत करनी है, अभी और सब्जेक्ट हैं और अच्छे सबको निपटाना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से मेहनत करो। और कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉमेंट में मुझे बताओ, डेफिनेटली क्लास में उसका रेजोल्यूशन लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।